वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम महाराष्ट्र सीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक का नाम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसका 1999 में आया क्वेश्चन, द ई बाय एम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। देखिए यहां पर ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है 1.6 10 to the power -19 कूलम, और एम का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 10 to the power -31 kg। जब आप इन दोनों वैल्यू को पुटअप करते हैं तो आपको दोनों वैल्यू को पुटअप करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1.76 10 to the power 11 कूलम पर kg। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चेक कीजिएगा। इन एक्स-रे ट्यूब द इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्डिंग द एनोड प्रोड्यूसेस एन एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन हिट द एनोड इज गिवन बाय। देखिए आप और हम जानते हैं कि एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से वेव्स आते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विबग्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और इन सब एक्सरेज या इन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन फोटोन थ्योरी के द्वारा दिया जा सकता है, एंड दैट एनर्जी इज गिवन एज E इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो चलिए बोर्ड पे समझते हैं कि इस एनर्जी को कैसे निकाला जाए। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 1 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ कहा गया है जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुआ है उसका। तो 1 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ एक्सरे एक फोटोन, ये कह सकते हैं हम फोटोन थ्योरी के हिसाब से इसे बताया जा सकता है hc बाय लैम्डा। लैम्डा कैन बी रिटर्न, या एनर्जी हमें निकालना है, हमें बाकी किन्हीं चीजों से मतलब नहीं है। वहां पर जूल में एनर्जी दी है चारों ऑप्शन में, इसलिए मैं जूल में ले रहा हूं। अदरवाइज हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी सॉल्व कर सकते थे। 6.6 10 to the power -34, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। 1 एंगस्ट्रॉम है तो 10 to the power -10। आप इसे लिख सकते हैं 19.8 × 10 to the power -34, 10 to the power +10 और 10 to the power +8 जूल। अब आप 34 में से 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर जो आंसर आएगा जूल में आएगा। 16 यहां पर 19.8 × 10 to the power -16 जूल, जो कि चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। -16 19.8 मतलब ए ऑप्शन आपको मिलने वाला है। सो यू कैन सी दिस इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय सरफेस एक्सपोज टू लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सीधा संबंध इंटेंसिटी से होता है। अगर जब भी ये कहा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं या नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसका सीधा संबंध इंटेंसिटी से होता है। तो इंटेंसिटी यहां पर राइट आंसर होगा। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजेस, तो आप देख सकते हैं क्या होगा, फोटो करंट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। देखिए इंटेंसिटी का सीधा संबंध नंबर ऑफ फोटॉन से होता है, नंबर ऑफ फोटॉन से होता है, बराबर है। तो नंबर ऑफ फोटॉन अगर बढ़ गए तो फोटॉन जब स्ट्राइक होंगे तो जितने फोटॉन स्ट्राइक होंगे सरफेस पे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। फोटॉन आए, इलेक्ट्रॉन निकाले। अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज पार्टिकल है? तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट से हम सीधा सीधा कह पाएंगे कि जब फोटॉन्स बढ़ते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है तो फोटो करंट इंक्रीज होता है। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन सब्जेक्टेड टू द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तब उस केस में यह सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो उस सर्कुलर मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी होगी आपको और हमको बताना है। तो इसे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन होता है, जिसे दिया जाता है F = QV क्रॉस B से। बोर्ड की तरफ चलिए और सीखिए कि इसे किस तरह से निकाला जाए। देखिए स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। क्रॉस मतलब बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरह, और डॉट का मीनिंग क्या होता है? तो डॉट का मीनिंग होता है बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ। क्रॉस की बात करें, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, मतलब ऐसा फील्ड होगा, ये अंदर अंदर जाएगा।
जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है तो उस पर लगने वाले फोर्स को F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से दिया जाता है, जबकि Q होता है चार्ज, मैग्नेट चार्ज विद साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ रखिएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ रखिएगा। V वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन जब भी निकालनी हो चार्ज पार्टिकल पर, तो जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को ले जाइए। मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में फिंगर को ले जाइए। थंब जो होता है उस डायरेक्शन में पॉइंट कीजिए जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो जो पाम होगा वो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो मैंने फिंगर्स को अंदर की तरफ रखा, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन को बता रहा है, तो पाम कहां बता रहा है, अपवर्ड, मतलब चार्ज पार्टिकल पे अपवर्ड फोर्स लगेगा और चार्ज पार्टिकल होता हुआ इस तरह से जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है तो फोर्स और वेलोसिटी जब भी परपेंडिकुलर हो तो ऐसी मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो यहां लगने वाला फोर्स राइट हैंड पाम रूल की मदद से जो निकाला गया है, एक बार फिर चेक कीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर ले जाइए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर, अपने थंब को चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन की तरफ रखिए, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो पाम जो बताएगा, पाम बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स लगा अपवर्ड, बराबर है, वेलोसिटी है राइट साइड, फोर्स है अपवर्ड, वेलोसिटी है राइट साइड, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। और जब भी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं तो ऐसी मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, वो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है। मैं बात करूं मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड की, तो एफ क्यू बी इसे लिखा जा सकता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जिससे लिखा जा सकता है क्यू बी बी। तो यहां पर v से भी कैंसिल होता है तो r की वैल्यू आती है आपके पास में एम बी अपॉन क्यू बी। यही r की वैल्यू एम बी अपॉन क्यू बी आगे बहुत सारे प्रॉब्लम में अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है। r को लिखा जा सकता है p अपॉन एम बी, p अपॉन एम बी, p अपॉन क्यू बी, q मतलब चार्ज और b मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, p को मोमेंटम कहा गया है। अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ एम बी स्क्वायर से दिया जाता है। दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, जिसे हम 2m e इक्वल टू एम बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों तरफ m का मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, m मल्टीप्लाई करोगे तो एम वी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो मोमेंटम को आप ऐसा भी लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक्सप्रेशन रेडियस का ऐसा भी लिखा जाता है, जैसे कहा जाता है 2m e अपॉन चार्ज पार्टिकल क्यू बी। और बच्चों पहले भी मैं बता चुका हूं, आंसर तो हमारा ये आ चुका है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब भी चार्ज पार्टिकल होता है तो उसे एक्सेलरेट कैसे किया जाता है। तो आप और हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W बाय Q इसे लिखा जाता है। तो W इक्वल टू लिखा जाता है Q मल्टीप्लाई बाय V। और हम ये भी जानते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन में V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस हमने सीखा था। हम अगर m से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करने पर MAS डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2, हाफ एम बी स्क्वायर, v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 2 से 2 कैंसिल, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऐसा लिखा जा सकता है। और मान लो शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट पर हो, शुरुआत में पार्टिकल किस पर हो, रेस्ट पर हो, तो इनिशियली 0 हो जाएगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू W आता है। और उसी W को आप यहां से क्या लिख सकते हैं, Q मल्टीप्लाई बाय V लिख सकते हैं। तो यहां पर कभी कभी वेलोसिटी भी पूछ लेता है आप लोगों से, तो वेलोसिटी जब पूछेगा तो क्या करना है आप लोगों को, मैं वेलोसिटी पूछा तो आप क्या करेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय कैपिटल V। तो वेलोसिटी को लिख पाएंगे 2Q कैपिटल V अपॉन स्मॉल m, है ना। तो वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी इससे आप लिख पाएंगे √2, Q को लिखेंगे आप चार्ज और V को लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और m को लिखेंगे मास ऑफ पार्टिकल। तो आगे चल के ये भी आप यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको यहां पर अभी डिस्कस किया। दिस विल बी गिवन एज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 2001 में आया हुआ एक क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ चैम्बर विथ वेलोसिटी v, ठीक है, इट मूव अनडिफ्लेक्टेड। यहां पर एक वर्ड समझना जरूरी है कि जब भी अनडिफ्लेक्टेड कहा जाता है तो वहां पर इसका मीनिंग होता है कि चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, नेट फोर्स। अनडिफ्लेक्टेड पास होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग होता है एक्सेलरेशन 0 है। व्हाट कैन बी डेफिनेटली सेड अबाउट द फील्ड,
भाई देखिए चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए और अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने पर पार्टिकल भले रेस्ट पर रहे या मोशन पर रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होता ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, बराबर। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ओनली बी प्रेजेंट एंड ओनली बोथ ई एंड बी बोथ विल बी प्रेजेंट। देखिए यहां पर एक और बात सोचने वाली है कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मोशन करता है तो दोनों के कारण लगने वाले फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। तो चलिए बोर्ड की तरफ और समझिए कि कौन सी पॉसिबिलिटी यहां पे क्रिएट हो सकती है। देखिए स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था और मैंने अभी कहा था आप लोगों से कि हम सब बोर्ड पे चल के सीखते हैं, पर पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे चल के सारे क्वेश्चंस पे वर्कआउट करेंगे। अभी मेरा आपसे बताना था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, कौन सा चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल क्यू अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है जिसका मास m हो, चार्ज q हो और वेलोसिटी v हो, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो उस पर लगने वाले फोर्स को हम बताते हैं F = QV क्रॉस B से। क्रॉस प्रोडक्ट को हटाया जाए तो QVB sin थीटा होता है, और यहां पे थीटा किसके बीच का एंगल होता है, तो थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा होता है। अब देखिए थीटा की वैल्यू अगर आप 0 रख दें, थीटा की वैल्यू अगर आप 0 रख दें तो हमें पता है थीटा की वैल्यू 0 रखने पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 0 होती है, इसलिए 4 0 होता है। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए, मूव भी करे तो फोर्स नहीं लगता। एक चार्ज अगर 0 हो जाए, मतलब कोई न्यूट्रल पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाए, तब भी लगने वाला फोर्स 0 होता है। पार्टिकल रेस्ट पर हो, वेलोसिटी 0 हो जाए, तब भी फोर्स 0 होता है। और चार्ज पार्टिकल के लिए थीटा 180 हो, मतलब कैसे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और वेलोसिटी डाउनवर्ड है, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो फील्ड अपवर्ड वेलोसिटी डाउनवर्ड एंगल 180, तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। मतलब चार्ज पार्टिकल को अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बराबर या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट किया जाए, तब वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो सकता है, ठीक है ना। तो अब उसी बेसिस पर देखिए यहां पर एक बात समझिए, अभी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ओनली ई प्रेजेंट वाला पार्ट तो हम लोग कह सकते हैं कि वो हो नहीं सकता, क्योंकि चाहे वो रेस्ट पर हो या मोशन पे हो, वेलोसिटी इंक्रीज होगी एक्सेलरेट होगा। ओनली बी की बात भी करें तो ओनली बी में हम क्यों नहीं कह सकते ओनली बी में, क्योंकि केवल मैग्नेटिक फील्ड में दो ही ऐसे केस होते हैं, देयर आर ओनली 2 केसेस, क्या, जिसमें अनडिफ्लेक्टेड पास हो सकता है, बराबर है, अनडिफ्लेक्टेड पास हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों लगते हैं तब भी ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो ओनली वर्ड यूज नहीं कर सकते हम, ओनली मतलब इसी में होता है, मतलब इस वाले केस में नहीं होता है, जबकि ऐसा ओनली कह देने का मतलब होगा कि ये केस गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, तब दोनों के प्रेजेंट होने पर भी लगने वाले फोर्सेस के कारण एक्सेलरेशन 0 आ सकता है। देखिए कैसे, जब चार्ज पार्टिकल साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मोशन करता है, तो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी होता है, जिसे हम Fe = QE मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स के कारण भी होता है, जिसे Fm = QV क्रॉस भी कहा जाता है। तो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स दिया जाता है QE + V क्रॉस B, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन ऐसे आ सकते हैं जिससे कि नेट आंसर 0 आ जाए, जिसमें से एक कॉम्बिनेशन आपके सामने ये रहा। इस कॉम्बिनेशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, इस कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट हो, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो, तब उस केस में पार्टिकल विदाउट डिविएशन पास होता है, उस केस में पार्टिकल विदाउट डिविएशन पास होता है, और नेट वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है पार्टिकल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगी। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि यहां पर ओनली के ना कहते हुए एप्रोप्रिएट आंसर बोथ ई एंड बी प्रेजेंट हो सकता है। आइएगा अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस बारे में, वापस से उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पासिंग अनडिवेटेड थ्रू अ रीजन of the cross electric and magnetic field of uniform 4
मैग्नीट्यूड 4 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर एंड 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली इन मीटर पर सेकंड। तो आपको यह बताना है, ये सब कुछ देने के बाद में वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू क्या होगी जिस स्पीड से वो पास हो रहा है। तो चलिए बोर्ड की तरफ और देखते हैं इसका आंसर किस तरह से निकाला जाए। देखिए स्टूडेंट, यहां पर कहा गया है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मोशन परफॉर्म कर रहा था। मतलब चार्ज पार्टिकल पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और चार्ज पार्टिकल किस तरह से मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन परफॉर्म कर रहा है। और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक्सेलरेशन 0 आता है। एक्सेलरेशन 0 आया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स 0 होने पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास में 0 होती है। अब एक्सेलरेशन 0 हुआ तो नेट फोर्स 0 हम कह सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो आप इसे ऐसा कह सकते हैं QE प्लस QVB साइन थीटा। अब यहां पर ये 0 हो गया तो आप कह सकते हैं E इक्वल टू माइनस VB साइन थीटा। और अगर ऐसा कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है आपस में, तो थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो E इक्वल टू माइनस VB साइन 90। साइन 90 प्लस 1 होता है तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस VB। तो केवल अगर स्पीड निकालना हो तो आप इसे E बाई बी के रेशो से निकाल सकते हैं। अब वहां पर E की वैल्यू थी 4 इंटू 10 टू द पावर 5, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर, और B की वैल्यू 0.02। तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पार्टिकल जा रहा होगा, तब ये अनडिविएटेड पास होगा फॉर गिवन कंडीशन। देखिए बच्चों, महाराष्ट्र सीईटी 2007 में आया हुआ एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड थ्रू अ रीजन ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला, और 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्सेलरेट किया जाएगा या मोशन करेगा, जिससे वेलोसिटी एक्वायर करेगा, 125 वोल्ट है। आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। लेकिन यहां पर एक बात क्लियरली मेंशन नहीं है, क्लियरली मेंशन होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है मतलब नेट फोर्स 0 लग रहा है, तभी जाके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पर हमें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो चलिए बोर्ड की तरफ सीखते हैं इस बात। देखिए स्टूडेंट, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स की हम बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब होता है Q मल्टीप्लाई बाई E, और माइनस लिया जाएगा चार्ज, माइनस EVB साइन थीटा, और थीटा 90 डिग्री क्यों बोला गया है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बोला गया है। और यहां पर नेट एक्सेलरेशन माइनस E कॉमन निकल लिया जाए तो ये आ जाएगा EVB साइन, अब 90 डिग्री पुटअप करूंगा मैं। इलेक्ट्रॉन अनडिविएटेड पास हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी से पास हुआ है, तो एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जाएगा वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के कारण 0 आएगा, जिसे मैं ए कह रहा हूं 0। ये 0 हुआ तो माइनस EVB, ठीक है ना स्टूडेंट, साइन 91 होता है। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में ऐसा लिखा जा सकता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम E बाई बी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम E बाई बी। अब लेकिन यहां पर E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.05, पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां पर हम ये रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में सीख चुके हैं, V दैट इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय D। V मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, E मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। E मतलब कौन सा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद D मतलब होता है सेपरेशन। D का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, सेपरेशन होता है। तो सेपरेशन यहां पर बताया जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 125 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 2 मिलीमीटर है, मिलीमीटर मतलब -3, तो ये आ जाता है आपके पास में 125 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर +3 इक्वल टू E का वैल्यू आ चुका है। अब E आ गया, डिवाइड बाय B कर दिया जाए। अब डिवाइड बाय B करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.05। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं E डिवाइड बाय B, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लिख सकते हैं आप स्टूडेंट, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू E की वैल्यू रख दी 125 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 2, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख दी 0.05 डिवाइड बाय 1। तो वेलोसिटी 125 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 3, इसे आप लिख सकते हैं 5 2 जा 10 0, तो
तो 125 मल्टीप्लाई बाय 250, यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है कुल मिला के 125 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 4, इससे कैंसिलेशन होता है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आती है 1250 और 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है, तो 1250 किलोमीटर पर सेकंड, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर 1250 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2001 में आया एक क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एट द स्पीड ऑफ 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड enters a magnetic field of induction 0.1 Tesla, right angle to the velocity of electron, then the radius of circular path followed by electron is given by। इससे पहले भी आप और हम ये इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करवाना चाहूंगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाता है, तब उस केस में मैक्सिमम फोर्स लगने वाला क्यूबी होता है। और ऐसा मैं कह चुका हूं कि लगने वाला फोर्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, ठीक है ना, और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं तो सर्कुलर मोशन होता है, और जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो रिक्वायर्ड फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्यूबी इक्वल टू एमबी स्क्वायर अपॉन आर से जब सॉल्व करते हैं तो रेडियस आता है एमबी अपॉन क्यूबी। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में आर इक्वल टू एमबी अपॉन क्यूबी, यहां चेक कीजिएगा, यहां पर R इक्वल टू एमबी अपॉन क्यूबी में v स्पीड अवेलेबल है। चार्ज इलेक्ट्रॉन बोला है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 होता है। मैग्नेटिक फील्ड बोला है, एमबी अपॉन क्यूबी मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 टू द पावर -31। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 0.57 मिलीमीटर मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब यहां पर ये बात 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट when the place in electric field the intensity of electric field is given by, मतलब ये इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिएगा बोर्ड पर देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व किया जाए। देखिए 2004 का ये क्वेश्चन जो है भाई, एम मास का इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए सेपरेटली यहां पे रख दिया जाता है तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल पुल के कारण एमजी फोर्स डाउनवर्ड लगता है। अब इलेक्ट्रॉन उसने कहा है, पहले ही कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाया गया है, जिससे कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। देखिए मैं पहले सिखा चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 यूनिट टेस्ट चार्ज, तो फोर्स इक्वल टू लिखा जाता है Q मल्टीप्लाई बाय चार्ज। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन दोनों को रख दिया है, बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप और हम जानते हैं, ये समझा रहा हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप और हम जानते हैं -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, और प्रोटॉन का चार्ज आप और हम जानते हैं +1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, अब फोर्स के हिसाब से आप देखा जाए तो चार्ज कितना, तो -1.6, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो मैं इसे प्लस आई ले रहा हूं, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स -1.6 10 टू द पावर -18 न्यूटन पर कूलम प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स 1.6 10 टू द पावर -18 माइनस आई। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, समझना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस आई की डायरेक्शन में है तो माइनस आई मतलब अपोजिट फोर्स लग रहा है, पर ये किस पे लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो आप और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो यहां से हमने ये कंक्लूजन सीखा कि जब भी किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, जब भी किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो लगने वाला फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लगने वाला फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है डाउनवर्ड, तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए अपवर्ड, तभी जाके इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड चाहिए, तो फोर्स से अपोजिट होना चाहिए फील्ड। मतलब हमने डेफिनेटली यहां पर डाउनवर्ड फील्ड अगर मेंटेन किया तो डाउनवर्ड फील्ड मेंटेन करने के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उससे अपोजिट इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और ग्रेविटेशनल पुल आपके पास में mg है, तो हम कह सकते हैं
अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन mg इक्वल टू क्या आएगा, q ही आएगा। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन नेट फोर्स शुड बी 0, तो जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए। तो Fe दैट शुड बी इक्वल टू mg, तो q चार्ज मल्टीप्लाई बाय E इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास g डिवाइड बाय E। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो आप और हम जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और बेटर एनोटेशन के लिए मैं g की वैल्यू 10 ले रहा हूं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इस तरह से जब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे तो E की वैल्यू आ जाती है -30, -9.1 इंटू 1.6 इंटू -31 इंटू प्लस -30 और प्लस 19, तो प्लस 19 -30 इसे आप लिखेंगे तो 19 प्लस 1 20, 20 और 10, तो आपके पास में 11 आ जाता है, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर -11 ये रहता है, और 91 डिवाइड बाय 16 इसे किया जाए तो इससे क्या लिखा जा सकता है, 10 टू द पावर -11, तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर इसका करके जब होगा तो 5 इंटू 10 टू द पावर -11, जो कि बी ऑप्शन हमारे लिए गिवन है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, 5 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर कूलम। देखिए स्टूडेंट्स, 2004 में आया हुआ एक क्वेश्चन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन देन द वेलोसिटी इज गिवन बाय, वापस यहां पर ये नहीं बोला गया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, पर फिर भी हमको एज्यूम करना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है तो नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है तो एक सीधा रिलेशन होता है E इक्वल टू VB, और E इक्वल टू VB रिलेशन से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए बोर्ड पर और देखिए इस बार। देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये बोला गया है कि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू 1500 वोल्ट पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू 0.04 टेस्ला, कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नेट फोर्स 0 है, तो और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो आप सीधा लिख पाएंगे मॉड E मॉड B, V इक्वल टू लिख सकते हैं मॉड के टर्म में E बाई B, E की वैल्यू चेक करो 1500 है और B की वैल्यू 0.04 है, 1500 इंटू 100 डिवाइड बाय 4, 100 डिवाइड बाय 4, ठीक है ना, तो आप 15/4 इंटू 10 टू द पावर 4, तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, 3.75 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड, जिससे आप लिख सकते हैं 37.5 किलोमीटर पर सेकंड। तो जो भी ऑप्शन हो देख सकते हैं हम इसे 3.75 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड, हमारे पास में सी ऑप्शन करेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 2004 में आया हुआ क्वेश्चन, इसी टॉपिक से कंसर्न टॉपिक सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 35.21 10 टू द पावर -6 टेस्ला, कैलकुलेट द टाइम इट विल परफॉर्म द 1 रिवॉल्यूशन, टाइम आपको निकालना है, टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी, जबकि E बाय M की रेशियो आपको दे रखा है 1.76 10 टू द पावर 11। चलिए बोर्ड पर समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखो हम ये देख चुके हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है, जैसे कि ये रहा पार्टिकल, ठीक है, तो लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला Q V क्रॉस B होता है। अब चार्ज पार्टिकल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बोला गया है, सपोज -E, तो V क्रॉस B, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो E मॉड B साइन 90 +1 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो आ जाएगा वो आएगा EVB, और नेगेटिव साइन बस बताने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड तो वही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने का तरीका सुनो। मान लो वेलोसिटी इस तरफ है, तो हमें अपना राइट हैंड मतलब फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, और आपको थंब उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो नेगेटिव चार्ज अगर राइट जा रहा है तो हम मानेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए लेफ्ट, नेगेटिव चार्ज राइट तो हम मानेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए लेफ्ट, ऑपोजिट। तो ये देखिए फिर फिंगर अंदर, नेगेटिव चार्ज से ऑपोजिट थंब पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, तो पाम नीचे की तरफ, तो ये सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा, ऐसा घूमता हुआ। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, जो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है, ये हो गया mv²/r, जिसे हम कह सकते हैं EVB, V से V कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू आ गया आपके पास में mv/qb, मतलब EB हम कह सकते हैं। हमें निकालना टाइम पीरियड, V इक्वल टू आप और हम जानते हैं, जब एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो 2πr, तो T इक्वल टू आ गया आपके पास में 2πr/v, V की वैल्यू या R की वैल्यू रख देते हैं, तो T इक्वल टू 2π, R की वैल्यू कितनी है, तो ये है mv/EB मतलब qb, और V आपके पास अवेलेबल है, V से V कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 2πm/E/E मल्टीप्लाई बाय B।
अच्छा, आपको E बाय एम का रेशो दे रखा है ना, तो टाइम पीरियड जब निकालना हो तो 2 पाई डिवाइड बाय बी इंटू आपको E बाय एम का रेशो दे रखा है, तो m बाय ई का रेशो मिल जाएगा। m बाय ई का रेशो आ जाएगा 1.76 10 टू द पावर 11 और b की वैल्यू 35.21 10 टू द पावर -6 दे रखी है, ठीक है ना। b की वैल्यू 35.21 10 टू द पावर -6 2 पाई, इन सबकी वैल्यू को पुटअप करके जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ऑप्शन बी 0.5 माइक्रोसेकंड मिलेगा। सो आंसर 0.5 माइक्रोसेकंड विल बी करेक्ट। वी विल यूज जस्ट द रिलेशन 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और अगर हमें डायरेक्ट याद हो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी लगाकर, जबकि ई बाय एम की रेशो गिवन है आपको, तो वहां पर रेसिप्रोकल काम आ जाएगा, सॉल्व करने पर आंसर 0.5 माइक्रोसेकंड आएगा। देखिए स्टूडेंट, यहां पर कहा गया है इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 2 मिली टेस्ला विथ वेलोसिटी दिस वन, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। वापस से वही वाली बात अभी जो मैंने आपसे डिस्कस की, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। तो मास पता है 9.1 10 टू द पावर -35 -31 kg, वेलोसिटी पता है मैग्नेटिक फील्ड 2 मिली टेस्ला, मिली को कन्वर्ट कर लेना -3 में, किसमें -3 में, बाकी कैलकुलेशन के बाद में आपको आंसर 5.1 सेंटीमीटर मिलने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन, इन अ मिलिकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हैविंग द चार्ज q मास m accelerated by potential difference v between the plate d, then the acceleration of particle will be given by। तो हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है। जब भी हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस v से, तो यहां पर आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट करने पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए बोर्ड पर और समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स, जब एक्सेलरेशन निकालना हो तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F इक्वल टू आ जाता है आपके पास में F अपॉन m। अब F क्या है, अब F क्या है तो हमें F के बारे में बताना है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं और एक्सेलरेट कर रहे हैं, बराबर है, तो हमें ये पता है कि हम इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेलरेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द चार्ज q दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला हुआ है, तो q मल्टीप्लाई बाय e से a की वैल्यू आ गई q बाय m। अच्छा, e मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको ये बात पता है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि मान लीजिए एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल v पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल v नेगेटिव। या मैं कह देता हूं a और b है, तो इसमें मैं कह देता हूं va और ये कह देता हूं vb। तो भाई a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो a का पोटेंशियल हायर होगा और b का पोटेंशियल आपके पास में लोअर होगा। सो हम ये कह सकते हैं हायर और ये लोअर पोटेंशियल अवेलेबल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो होगी दैट विल बिकम va माइनस vb, और उसे दिया जाता है e मल्टीप्लाई बाय d विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से कहां निकलती है, तो भाई पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बताई जाती है। पॉजिटिव मतलब कौन सा पोटेंशियल होता है, तो पॉजिटिव मतलब होता है हायर पोटेंशियल। नेगेटिव मतलब कौन सा पोटेंशियल होता है, तो नेगेटिव मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। अब समझना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप जा रहे हैं तो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन, कहां से जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव साइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में डिक्रीमेंट आता है। लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में मॉड ई मॉड डी लिखा जा सकता है। v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया e बाई डी, तो v बाई डी लिखा जा सकता है। तो आप e की वैल्यू को उठा के यहां पे रख दीजिए, तो q v अपॉन एम डी, तो क्यू वी अपॉन एम डी, येलो कलर में जो आंसर डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ द चार्ज पार्टिकल q mass m moves in a circular path in a magnetic induction under a potential of v volt, then the radius of circular path is given by। तो आपको सर्कुलर पाथ की रेडियस बतानी है। तो मैं ये आपको स्टार्टिंग में देखो, मैंने ये वाला क्वेश्चन जब डिस्कस किया था, मैं आपको याद भी दिला देता हूं, ये सब सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में मैंने 2000 में जो आया हुआ क्वेश्चन है उस समय बोर्ड पे बात डिस्कस की है कि किस तरह से निकाला जाता है। और ये आप यहां से भी देख सकते हैं कि रेडियस को मैंने बताया था mb अपॉन क्यू बी, m को मैंने लिखा था मोमेंटम, इसे लिखा था काइनेटिक एनर्जी 2m के, और इसे qv के टर्म में एक्सप्रेस किया गया था। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपके सामने बोर्ड पर चर्चा कर दे रहा हूं इस बात की, ताकि आपको ये बात रिकॉल फिर से हो जाए कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगा। तो चलिए बोर्ड पे और सीखिए किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है, एक लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर रहा हूं, फास्ट करूंगा, कर चुका हूं क्लास में कई बार।
तो लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसे एम बी स्क्वायर अपॉन आर कहा गया है, क्यू भी कहा गया है, इससे कैंसिल हुआ, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी आया। अच्छा, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी में एक बात थोड़ा सा बताइएगा मुझे, एम इंटू वी को कहते हैं मोमेंटम, क्यू मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पहले भी बता चुका हूं कि भाई कई एम मास का कोई ऑब्जेक्ट वी स्पीड से जब मोशन कर रहा हो, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट वी स्पीड से जब मोशन कर रहा हो, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया जाता है हाफ एम वी स्क्वायर 2e एम वी स्क्वायर, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो तो एम वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बाय m, तो हम जानते हैं 2me इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, मोमेंटम आ गया आपके पास में 2me। अच्छा, e क्या होता है, तो e होता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल दो तरह के होते हैं आपके पास में, पार्टिकल होते हैं दो तरह के, उनमें से पहला पार्टिकल जो होता है वो होता है चार्ज पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल मान लीजिए अनचार्ज पार्टिकल। अनचार्ज पार्टिकल के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करनी है क्योंकि वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं। मान लो दोनों तरफ लिख दिया एम वी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस एम ए इंटू एस, अब डिवाइड बाय हर जगह 2 कर दिया। अच्छा, तो हाफ एम बी स्क्वायर, बोलो भाई हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है। हाफ एम यू स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन यहां वी ए मतलब फाइनल वेलोसिटी और यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम कह सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, और मान लो शुरुआत में पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर होने पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास वर्क डन, और वर्क डन को अभी मैंने लिखा है क्यू मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वी। तो हम चाहे तो इस एनर्जी के एक्सप्रेशन को क्यू मल्टीप्लाई बाय वी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी एनर्जी। तो अगर आपने इसे ऐसा लिख दिया तो मोमेंटम का एक्सप्रेशन आ जाएगा ट्वाइस एम ई के प्लेस पर ट्वाइस एम क्यू इंटू कैपिटल वी। अब हमें रेडियस का एक्सप्रेशन निकालना है स्टूडेंट्स, तो रेडियस के एक्सप्रेशन में देखो इस मोमेंटम के एक्सप्रेशन को पुटअप किया जाए, तो रेडियस के एक्सप्रेशन में मोमेंटम के एक्सप्रेशन को पुटअप करने पर देखो क्या होगा, R इक्वल टू आपके पास आएगा मोमेंटम दैट इज रूट टू एम ई पी बाय क्यू बी, जिसे आप लिख सकते हैं रूट टू एम ई अपॉन क्यू बी, जिसे आप लिख सकते हैं रूट टू एम ई के प्लेस पे क्यू बी लिखा, क्यू मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वी डिवाइड बाय क्यू बी लिखा है आप लोगों ने आर। तो हमने क्या कर दिया, हमने ऐसा कर दिया 1 अपॉन बी यहां पे निकाल लीजिए, 2m कैपिटल वी रूट क्यू अलग कर दिया, नीचे रूट क्यू और रूट क्यू, क्योंकि क्यू को रूट क्यू लिखा जा सकता है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, आर इक्वल टू 1 अपॉन बी अंडर रूट 2m कैपिटल वी अपॉन क्यू, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हमने इन शॉर्ट ये सीखा कि रेडियस को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 2011 में आया एक क्वेश्चन, 2011 में आए क्वेश्चन में क्या कहा गया, टू पार्टिकल ऑफ द सेम चार्ज आर एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर्स इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, उससे एंटर किए गए और सर्कुलर पाथ की रेडियस r1 by r2 का रेशो मूव्स इन द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियाई r1 एंड r2 एंड द रेशो ऑफ देयर मासेस विल बी गिवन बाय। तो देखो अभी क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोर्ड पे डिस्कस किया, इसी क्वेश्चन का कांसेप्ट यहां पर यूटिलाइज हुआ है, और ये देखिए यूटिलाइज होकर क्या करेंगे, ये आपके सामने मैं भी लिख देता हूं, ये देखो ध्यान से, ये r, ठीक है, ये 1 अपॉन बी अंडर रूट 2m क्यू। अब r1 r2 रेशो दे रखे, अब आपको रेडियस के रेशो ऑलरेडी दे रखे और मासेस के रेशो निकालने हैं, चार्ज पार्टिकल सेम बोले हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो क्या क्या सेम है देख लो आप, यहां पर सेम है, v की वैल्यू सेम है, उसके बाद क्या सेम है, q की वैल्यू सेम है, उसके बाद क्या सेम है, b की वैल्यू सेम है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया, मतलब r1 अपॉन r2 इक्वल टू अंडर रूट m1 अपॉन m2, r1 अपॉन r2 इक्वल टू अंडर रूट m1 अपॉन m2 स्क्वायर कर दो तो m1 अपॉन m2 दैट इज इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। तो यहां पर इसलिए आंसर डायरेक्टली भी आप टिक कर सकते हैं, आंसर विल बी डी ऑप्शन, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो r1 रेशियो ऑफ देयर मासेस r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर आएगा यहां पर, तो रेशियो ऑफ मासेस इस तरह से निकाला जाएगा। आइएगा ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, सर्कल दे रखा है, लीनियर मोमेंटम निकालना है,
मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो चलो देखते हैं किस तरह से निकाला जाए, बोर्ड पे आइए और सीखिए इस बार। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको मोमेंटम निकालना है। R इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी में P इक्वल टू क्यूबी आर, ऐसा लिखना है। इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, -3 टेस्ला। और रेडियस कितना मिलीमीटर है, तो 4 मिलीमीटर है। मिलीमीटर का मीनिंग होता है, देखो R 4 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर होता है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो ये आ गया आपके पास में मोमेंटम का वैल्यू 1.6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 26, ये आपके पास में हो रहा है, ठीक है ना, 25 होगा, दैट विल बी 25। अब इसको आप 1.6 इंटू 12 कर देंगे, माइनस 25, तो 1.6 इंटू 12 तो 1.92 इंटू 10 टू द पावर या 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। सॉल्व करेंगे तो 1.92 10 टू द पावर माइनस 24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम का आंसर आता है। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। वेलकम स्टूडेंट्स, आज आप और हम मिलके 2007 वाले इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें ऐसा बोला गया था, चार्ज पार्टिकल Q एंड मास m इज फायर्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज गिवन बाय द चार्ज पार्टिकल। देखो इससे पहले भी आप और हम अभी देख चुके थे, टाइम पीरियड का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो टाइम पीरियड में 2 पाई m अपॉन क्यूबी था, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी विल बी क्यूबी अपॉन 2 पाई m, क्यूबी अपॉन 2 पाई m। यहां पर पाई मिसिंग है, पाई डेफिनेटली होना चाहिए था, तो प्रिंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कॉपी करते समय उनसे छूट गया होगा, तो वापस देख लीजिएगा। टाइम पीरियड निकाला था 2 पाई m अपॉन क्यूबी, फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास में क्यूबी अपॉन 2 पाई m। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फोटोन बेस्ड प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम का डिस्कशन करने वाले हैं। फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। फोटोन के बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका था, इन शॉर्ट बता देता हूं। फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। फोटोन क्वांटा ऑफ एनर्जी, पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी ऑफ फोटोन बताई जाती है h nu, दैट इज hc बाय लैम्डा, जहां पर h प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ होता है। नंबर ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन h बाय लैम्डा और e बाय c होता है। आप में से किसी बच्चे को लगे कैसे होता है, तो इससे पहले मैं वीडियो लेक्चर शूट कर चुका हूं, जिसमें थ्योरी लेक्चर में मैं डिटेल में बातें बता चुका हूं। बस यहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करने के हिसाब से थोड़ा सा एक फास्ट रैपिड रिवीजन हम लोग यहां पर कर रहे हैं। रस मास फोटोन का हमने 0 बताया था। मास, मूविंग मास जो रहता है उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से बताया गया है, और डायनेमिक मास को h nu अपॉन c स्क्वायर से बताया जाएगा, जैसे e बाय c स्क्वायर कह सकते हैं। फोटोन लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकी लाइट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। फोटोन प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था। आइंस्टीन थ्योरी के हिसाब से नंबर ऑफ फोटोन का सीधा संबंध इंटेंसिटी से होता है। इंटेंसिटी बढ़ती है इसका मतलब फोटॉन्स बढ़ते हैं, ये बात बताई गई थी। फोटॉन्स लाइट को रिप्रेजेंट करता है और लाइट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब चार्ज जीरो होना होता है, और चार्ज जीरो हुआ इसका मतलब ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए जब भी इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता है तो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। फोटॉन्स वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो करते हैं, वेव ड्यूअलिटी शो करते हैं। अभी भी मैंने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं तो डिफ्लेक्शन नहीं होता है। पावर और नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का तरीका हम देख चुके हैं। पावर दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन का कैलकुलेशन जो किया जाता है, वो नंबर ऑफ फोटॉन का कैलकुलेशन पी लैम्डा अपॉन एच से किया जाता है, जो कि यहां पर इंटेंसिटी को हमने बताया था कि किसी भी एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम या पावर पासिंग पर यूनिट एरिया, कंडीशन है पावर या एनर्जी सरफेस से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इंटेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन देख चुके हैं। फोटोन के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालना हो तो 12420 या 12400 भी यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है। और यहां पर लैम्डा जो रखना होता है वो हमेशा एंगस्ट्रॉम में रखना होता है। ये होने के बाद में देखिए यहां पर क्या हुआ, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन डिक्रीजेस, द मोमेंटम और एन एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा। तो भाई मोमेंटम और एनर्जी के बारे में देखिए, फोटोन के बारे में। अब जब आप वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, वेवलेंथ आपने अगर डिक्रीज की तो वेवलेंथ डिक्रीज की तो फोटोन का मोमेंटम बढ़ जाएगा, ठीक है। और एनर्जी पे भी आप देख सकते हैं, वेवलेंथ आपने डिक्रीज की तो डेफिनेटली इसके कारण इसका एनर्जी बढ़ जाने वाला है। तो इसका आंसर जो होगा, दैट राइट आंसर, बोथ विल इंक्रीज। सो हम कह सकते हैं द राइट आंसर विल बी गिवन एज बोथ विल इंक्रीज। उसके बाद में यहां पर क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन
In X-ray tube, the electron bombarding the anode, production of wavelength 1 Armstrong. Then energy of electron volt when it hits the anode is given by. तो देखिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के प्लेस पे यहां पर ये क्वेश्चन बेसिकली फोटोन के लिए पूछा गया था, मतलब एक्सरे फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो इसलिए एक्सरे फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए आप यहां पर बेसिक फॉर्मूला वही लगाने वाले हैं, hc/λ. h की वैल्यू जो रखेंगे वो रखेंगे 6.6 10⁻³ -34. स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे आप कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. और लैम्डा की वैल्यू जो रखने वाले हैं आप, लैम्डा को रखेंगे आप 1 एमस्ट्रॉन्ग. एमस्ट्रॉन्ग को चेंज करेंगे -10 में, -10 में चेंज करने के बाद में आपको जो आंसर मिलेगा दैट आंसर विल कंसर्न, और चारों में से एक ऑप्शन आपको जो मिलने वाला है वो ऑप्शन होगा 6.6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 19.6 डिवाइड 19.6 समथिंग 19.8 आंसर होगा इसका. तो यहां पर जो आंसर आपके पास में आने वाला वो आने वाला 19.8 10⁻⁻16 जूल. देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन होने के बाद में अभी हमारे पास में फोटोन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और भी हैं. देखिए क्या है एक पहला क्वेश्चन, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द फोटोन हैव द सेम एनर्जी. तो आपको उन दोनों को रिलेट करना है, वो रिलेशन कैसे आएगा ये हम देखेंगे अभी बोर्ड पर, ठीक है ना. इस क्वेश्चन के लिए आंसर डी आएगा, लेकिन ये हम बोर्ड पर देखेंगे. और यहां पे देखो, कैल्शियम प्लेट हैज अ मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ 1 of 400 नैनोमीटर टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन. इसका वर्क फंक्शन निकालना, ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड पे देखेंगे. ये पहले हम देख लेते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द सरफेस एक्सपोज्ड टू लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ फोटोन का सीधा संबंध इंटेंसिटी ऑफ लाइट से होता है. नंबर ऑफ फोटॉन्स का सीधा रिलेशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट से होता है. तो अगर जब भी बोला जाए कि फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, या इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं. और देखो, जब अगर फोटोन इंसिडेंट हो गए मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर जब लाइट फोटॉन्स मेटल सरफेस पे आएंगे, भाई मेटल सरफेस पे आते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगता है. तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने की प्रोसेस को हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा था, बराबर है. तो अब जब फोटोन आए और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, तो जब एक फोटोन आया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी है, 2 आए तो 2 की पॉसिबिलिटी है, 3 आए तो 3 की पॉसिबिलिटी है. तो नंबर बढ़ेंगे फोटॉन्स के, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन बढ़े तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. करंट बढ़ेगा, इसलिए हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होती है. ये दोनों क्वेश्चन अभी हम बोर्ड पे चल के सॉल्व कर रहे हैं. देखिएगा, वापस देख लीजिएगा. वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा ई ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द फोटोन हैविंग द सेम एनर्जी इज रिलेटेड बाय. चलिए बोर्ड पर और सीखिए दोनों क्वेश्चन. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला आप और हम जानते हैं hc/λ होता है, hc/λ होता है, बराबर है. अब वेव पार्टिकल ड्यूलिटी कंसेप्ट के हिसाब से E इक्वल टू P इक्वल टू, ये देख सकते हैं आप, P इंटू सी इसे लिखा जाता है. फोटोन के लिए एप्लीकेबल होता है. P इक्वल टू आप इसे E/c लिखते हैं, या P इक्वल टू h/λ भी लिखा जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स. अब यहां एनर्जी की बात की जा रही है, और वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के कंसेप्ट के हिसाब से बाद में भी देखा गया था कि किसी भी पार्टिकल के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला h/मोमेंटम की मदद से बताया जा सकता है फॉर एनी पार्टिकल. और ये जो है फोटोन का मोमेंटम है. ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फोटोन का फॉर्मूला है. तो फोटोन की एनर्जी hc/λ होती है, तो लैम्डा फोटोन लिख देता हूं. अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, एनी पार्टिकल के लिए बात करें, एनी पार्टिकल, तो इससे आप मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आप और हम जानते हैं, एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल बोली जा सकती है, ठीक है. तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो h अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, √2m एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो h स्क्वायर आ जाएगा, ट्वाइस m एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की सीधी वैल्यू आ जाएगी h² अपॉन ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एनर्जी का स्क्वायर. अब यही एनर्जी किसके इक्वल है, फोटोन के इक्वल है, ठीक है ना. तो फोटोन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दोनों इक्वल है. सो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होगा hc अपॉन लैम्डा ऑफ फोटोन, ठीक है. दैट इज इक्वल टू, ये होगा आपके पास h² अपॉन ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लैम्डा ई स्क्वायर. तो बाकी तो सब कांस्टेंट है, h से h कैंसिल होना, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, c कांस्टेंट. बस एक बात कही जा सकती है कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा, लैम्डा फोटोन इस तरह से बताई गई है. तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लैम्डा फोटोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोली जा सकती है. और इस तरह से हमारा जो आंसर निकलता है वो आंसर ये भी कहा जा सकता है कि लैम्डा फोटोन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो देखिए आंसर कौन सा सही है, तो लैम्डा फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, ये आंसर आपके पास में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आता है। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम बोर्ड पे सॉल्व करने वाले हैं। कैल्शियम प्लेट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ रेडिएशन ऑफ 1 ऑफ 400 नैनोमीटर। यहां बच्चे 1 ऑफ 400 नैनोमीटर में कंफ्यूज जाते हैं। 1 ऑफ 400 नैनोमीटर का मतलब ही यही है कि 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ एक फोटोन को, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए यूज की जा रही है, और वर्क फंक्शन हमें निकालना है। तो देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है, तो पहले वर्क फंक्शन की डेफिनेशन समझ लीजिए इस थ्योरी के हिसाब से। वर्क फंक्शन इज गिवन एज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन। देखिए वर्क फंक्शन क्या बोला गया है, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। फॉर डिफरेंट मेटल हैव द डिफरेंट वैल्यू। वर्क फंक्शन की वैल्यू W इक्वल टू एच न्यू नॉट, और इससे जब सॉल्व करते हैं तो 12420 लैम्डा लिया जाता है, जबकि लैम्डा की वैल्यू एमस्ट्रॉन्ग में पुटअप करनी चाहिए। तो आइए इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम वर्क फंक्शन की वैल्यू को निकालें, या ये कह लीजिए जब लैम्डा आप यहां पर यूज करेंगे, ठीक है, तो 12420 डिवाइड बाय लैम्डा। अब यहां पर इस क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू जो है, लैम्डा की वैल्यू 400 नैनोमीटर है। अच्छा 400 नैनोमीटर को कन्वर्ट करोगे 4000 में, तो 4000 नैनोमीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे ना, तो उसे डिवाइड करने पर आंसर देखो 12420, देखना ध्यान से, 12420 डिवाइड बाय 3.1 नहीं, डिवाइड बाय 4000, तो आंसर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो इस तरह से आंसर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप और हम मिलकर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड और काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है उनका डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए क्या पर, तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से जब भी मेटल सरफेस पे फोटोन को डाला जाता है, तो उसमें से कुछ भाग, कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को जगाने के लिए, मतलब सरफेस से बाहर लाने के लिए, और बाकी का पार्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हाफ mv² फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये इक्वेट करके इस इक्वेशन को आइंस्टीन इक्वेशन कहा जाता है, और इसके बहुत सारे रूल देखे जा सकते हैं। समय समय पर हम इनकी जरूरत पड़ने पर यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। आइए सबसे पहली बात, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक प्लेस। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये देखिए सरफेस है, सरफेस पे फोटोन डाले, फोटोन डालने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन हमें डालना होता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालना होता है, बराबर है। तो वहां पर वो पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन या पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन, यहां नोटिस कीजिएगा इस बात से, सरफेस पर कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी of incident light at which photoelectron emits from the surface is called threshold frequency, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी बराबर है, और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा। तो c बाय लैम्डा में लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, उसी को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, फोटो इमिशन टेक प्लेस व्हेन द इंसिडेंट वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, when the incident wavelength is less than the threshold wavelength, when the incident frequency is greater than the threshold wavelength, threshold frequency at any frequency, ये होता है। तो यहां पर ऐसा होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब ही होता है कि वो बड़ी से बड़ी वेवलेंथ होती है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और अगर उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू लोगे तो कभी नहीं होने वाला, उससे छोटी वैल्यू लोगे तो ये होने वाला है। इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से और समझते हैं। चलिए बोर्ड पर और सीखिए इस बात को, नया क्वेश्चन यहां पर हम फ्रेम करके सीखें। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक सरफेस है, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे आपने क्या किया, तो मेटल सरफेस पे आपने फोटोन इंसिडेंट करवाए, तो फोटोन इंसिडेंट करवाने पर मेटल सरफेस में से हम ये बात जानते हैं, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, उसके बाहर आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑर्बिट में आगे चाहें तो और इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब जब आप एनर्जी दोगे, तो एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव सेंटर न्यूक्लियस है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अब कुछ एनर्जी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए यूज होगी, तो उसे कहते हैं वर्क फंक्शन, और बाकी जो बची वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस फाई लिखा जाता है, बराबर है। तो E को लिखते हैं h न्यू और फाई को लिखते हैं h न्यू नॉट। अब समझना स्टूडेंट, h न्यू नॉट, तो वर्क फंक्शन जिसे हमने फाई से बताया है h न्यू नॉट, और न्यू नॉट मतलब c बाय लैम्डा नॉट। इसी न्यू नॉट को कहते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल मैक्सिमम वेवलेंथ। अब इस एग्जांपल से समझिएगा, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। एग्जांपल में ऐसा बोला गया है कि भाई मान लो ये सरफेस पर फोटॉन्स आ रहे हैं, और इन फोटॉन्स के लिए लैम्डा रेड कलर
7800 एंगस्ट्रॉम थ्रेश होल्ड वेवलेंथ है। कौन सी वेवलेंथ है? थ्रेश होल्ड वेवलेंथ है। तो बताओ, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। तो आपसे बोला गया कि बताओ, जब ये थ्रेश होल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट होगी और अगर इस पूरे मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करवा दिया जाए, एक्सपोज कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझना क्या क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पहला गामा रेस, दूसरा एक्स रेस, तीसरा अल्ट्रावायलेट, वी आई बी जी वाई ओ आर, उसके बाद में इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये सब रेडिएशंस होते हैं। इसमें भी एक सीखने वाली बात, गामा एक्स, अल्ट्रावायलेट, वी आई बी जी, वाई ओ आर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड यहां पर अवेलेबल है रेडियो वेव। थोड़ा समझना स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, वॉयलेट कलर का जो रेडिएशन होता है उसका वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, येलो कलर के रेडिएशंस का 5500 एंगस्ट्रॉम, रेड कलर के लिए जो होता है दैट इज इक्वल टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तब सोचो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इस सरफेस के लिए रेड वेवलेंथ है, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ जो इंसिडेंट हो सकती है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो इस सरफेस पे इंसिडेंट हो सकती है वो 7800 है मैक्सिमम, इससे बड़ी नहीं हो सकती, इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो आप मान लीजिए हम टॉप टू बॉटम जब जाते हैं यहां से यहां, तो आप तो देख रहे हैं यहां पर वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो रेडिएशंस होंगे, बराबर है, इनकी जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा आर से ज्यादा होगी और इनकी सबकी वेवलेंथ जो होगी वो लैम्डा आर से कम होगी। तो इधर सारे जितने भी रेडिएशंस है उनकी इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी। और ये कौन कौन से होंगे? तो ये होंगे आपके पास में अपर रीजन वाला, जिसे मैं फर्स्ट रीजन कह देता हूं। तो ये सब इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ रखते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। और ये सब इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ी वेवलेंथ रखते हैं। सेकंड रीजन जिसे नाम दे रहा हूं मैं, सेकंड रीजन। तो ये क्या शो नहीं करेंगे? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। तो ये ध्यान रखना बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ होती है? वो बड़ी से बड़ी वेवलेंथ, वो बड़ी से बड़ी वेवलेंथ जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उससे बड़ी वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। उससे छोटी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उस पे बड़ी से नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हेन अ लाइट ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन द मेटल सरफेस, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द सेम सरफेस पर डाला गया है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो चलिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की मदद से इसे निकाला जाए। चलिए बोर्ड पर और इस बात को सीखिए। देखिए स्टूडेंट, यहां पर कहा गया है काइनेटिक एनर्जी, पहले जब फोटोन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला गया तो काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन है और ये मेटल सरफेस है, बराबर। अब क्या हुआ, सेम मेटल पर जब आपने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी तो आपको काइनेटिक एनर्जी डबल मिली। तो सेम मेटल है तो मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन सेम होगा। भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी जाए, एनर्जी बढ़ा भी दो, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि वर्क फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द सरफेस और मेटल सरफेस। तो आइए समझते हैं यहां पर आइंस्टीन इक्वेशन के हिसाब से E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी दैट विल बिकम E माइनस 5, और E माइनस 5 अगर काइनेटिक एनर्जी है तो आप और हम कह पाएंगे E है 2.5 और ये है आपके पास 1.5। 2.5 माइनस 1.5 होता है आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट रुकिएगा, काइनेटिक एनर्जी E माइनस 5 इक्वल टू 5 निकालना है हमें इस बार, हमें 5 निकालना है इस बार। तो 5 निकालने के लिए E माइनस काइनेटिक एनर्जी करना पड़ेगा। तो E कितना है 2.5 माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल सॉल्व करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आता है। सो वर्क फंक्शन विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड क्या कहा गया है, द रेडिएशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस हैविंग द वर्क फंक्शन 0.5। तो आपको उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है। एक बार फिर यहां पर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम यूज करेंगे और इसकी मदद से इसका आंसर जरूर निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमें रेशो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटीज निकालना है, v1 बाय v2। भाई फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। पहले केस में आइंस्टीन थ्योरी या कह लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से वर्क फंक्शन प्लस फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन कितने निकले तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। तो ये आ गया आपके पास में E1 माइनस 5। सेम अगर आप यहां लिखने जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन की, तो ये आएगा आपके पास में E2 माइनस 5।
अब क्या होगा, दोनों का रेशो निकालना है। पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी और दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी का रेशो, दोनों केस में क्या निकाला जाएगा, E1 माइनस फाइव और E2 माइनस फाइव बराबर। देखिए यहां पर E1 एनर्जी फर्स्ट कौन सी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस 0.5। ये आपके पास C2 2.5 माइनस 0.5, इससे लिखते हैं 0.5, इसे लिखेंगे आप 2, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 1 माइनस 0.5 0.5, 2 माइनस 0.5 2, तो आप इसे 5/20 लिख सकते हैं। और हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V1 स्क्वायर, हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V2 स्क्वायर, 1/4, तो V1 बाई V2 की वैल्यू √1/4 और √1/4 को 1/2 लिखा जा सकता है। इस तरह से हमारा आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम 2009 में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें बोला था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन विल बी। तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से आप और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी का सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन से, इंटेंसिटी का सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन से। और आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोर्ड पे चल के ये बात हम देखते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी नंबर ऑफ फोटॉन पे नहीं होती, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। चलिए बोर्ड पर और सीखिए इस बात को किस तरह से। देखिएगा स्टूडेंट्स, मतलब ये मान लीजिए मेटल सरफेस है आपके पास में, ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे हमने फोटॉन्स को इंसिडेंट किया, कुछ एनर्जी फोटॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए और बाकी बची एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी E माइनस फाइव आप चेक कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। सो हेयर ऑब्जर्व कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में यहां पर h न्यू माइनस फाइव, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, न्यू का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। और फाइव का मतलब होता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि भाई ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दो बातों पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इमिशन फिनोमेना है। मतलब यहां पर एनर्जी ऑफ फोटोन में फ्रीक्वेंसी का मीनिंग आप 10 फोटॉन्स भी इंसिडेंट करवाते हो तो काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूशन करने वाला जो पार्ट होगा वो 1 फोटॉन की एनर्जी है। अब आप नंबर कितने भी बढ़ा दीजिए, ये केवल सिंगल फोटॉन फिनोमेना है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी सिंगल ही आ रही है। तो आप नंबर बढ़ा भी दें तो नंबर ऑफ फोटॉन के लिए आप और हम जानते हैं दो फॉर्मूला यूज किए जाते हैं, P लैम्डा अपॉन HC और I लैम्डा अपॉन HC। तो अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा भी दी बराबर है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने से, नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे स्टूडेंट्स? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। लेकिन स्टूडेंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी में केवल दो ही बातें रिस्पॉन्सिबल है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और मटेरियल का वर्क फंक्शन, इसलिए यहां पर कोई बदलाव नहीं आने वाला। स्टूडेंट्स यहां पर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन में किसी मेटल के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू है और आपने उस पर डबल फ्रीक्वेंसी, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से डबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है। तो आइए आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की मदद से इस वेलोसिटी का आंसर निकाला जाए। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है आपको न्यू और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी T0। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप और हम जानते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से, इसे लिखा जाता है h न्यू इंसिडेंट माइनस h न्यू कट ऑफ। कट ऑफ को मैं न्यू नॉट से कह रहा हूं, आप इसे 2 न्यू लिख दीजिए और h न्यू, 2h न्यू माइनस h न्यू, तो सॉल्व करने पर आपको h न्यू मिलता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जिसे हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर कहा जा सकता है, जिसे h न्यू कहा जा सकता है, h न्यू। तो m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू 2h न्यू और यहां पर आ जाता है v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू 2h न्यू डिवाइड बाय m। तो आप v मैक्सिमम की वैल्यू जो निकालना चाहते हैं दैट विल बिकम अंडर रूट 2h न्यू अपॉन m।
सो आंसर यहां पर √2h/m, दैट इज बी ऑप्शन हमारे लिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 2014 में आया हुआ एक क्वेश्चन, आपके पास में लैम्डा ए वेवलेंथ और लैम्डा बी वेवलेंथ को हमने दो आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स ए और बी पर इंसिडेंट करवाया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन दोनों केसेस में के ए और के बी की वैल्यू बताई गई। अगर लैम्डा और लैम्डा बी में रिलेशन है तो आपको के और के बी में रिलेशन निकालना है। तो एक बार फिर से आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की मदद से हम यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी दो आइडेंटिकल मेटल प्लेट है। आइडेंटिकल मेटल प्लेट बोला मतलब वर्क फंक्शन सेम हो गया। एक पर लैम्डा ए इंसिडेंट है, एक पर लैम्डा बी इंसिडेंट है। उसमें भी बताया गया कि लैम्डा इज डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ लैम्डा बी। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आप और हम जानते हैं, E इक्वल टू होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइव। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज E माइनस फाइव। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ए के लिए हम बात कर रहे हैं तो hc बाय लैम्डा है माइनस फाइव लिख दिया। नाउ लैम्डा ए को मैंने क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ लैम्डा बी, तो hc बाय ट्वाइस ऑफ लैम्डा बी माइनस फाइव यहां पर आ चुका है। नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस फाइव फॉर बी। सो बी के लिए हमने क्या लिखा, hc बाय लैम्डा बी माइनस फाइव। नाउ hc बाय लैम्डा बी को कहां से लिख सकते हैं आप, तो देखो hc बाय लैम्डा बी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस फाइव लिखा जा सकता है। अब देखो हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को उठाया, इस वैल्यू को उठा के hc बाय लैम्डा बी को यहां पर आपने एलिमिनेट किया। ये देखिए, ये रहा आपके पास में ए के एक्सप्रेशन में hc बाय लैम्डा बी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस फाइव, काइनेटिक एनर्जी बी प्लस फाइव, तो काइनेटिक एनर्जी बी डिवाइड बाय टू प्लस फाइव बाय टू माइनस फाइव। तो इस तरह से माइनस आपके पास में फाइव बाय टू आ जाता है, ठीक है, माइनस फाइव बाय टू आ जाता है। तो आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी का हाफ है, उससे भी कम वैल्यू है ए की, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बी के हाफ की वैल्यू से भी लेस देन वैल्यू है के ए की। तो इसलिए आंसर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कहा गया है, आपके पास एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। हमने पहले इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू इंसिडेंट करवाई थी और अब आपने क्या किया, उसमें से 30% फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट को इंक्रीज कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी जो अब नई काइनेटिक एनर्जी है वो 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज हो गई है। तो आपको वर्क फंक्शन बताना है कि वर्क फंक्शन मेटल सरफेस का कितना होगा। आइए बोर्ड पे चलिए और इस बात को सीखिए किस तरह से निकाला। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेगमेंट में ही काम कर रहे हैं और इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। जो बच्चे डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाके वन शॉट वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि थ्योरी के लेक्चर्स का वीडियो अलग है। ये लेक्चर वो नहीं है जिसको आप देख रहे हैं और ये वो लेक्चर नहीं जो थ्योरी कवर अप होकर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कन्वे हो, इसलिए मैं स्क्रीन पे शेयर करके कुछ थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो आपसे चर्चा करते जा रहा हूं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बेस्ड कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इस पे काफी कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कौन सा एक फ्रेम क्वेश्चन किया गया है, यहां पे देखिए क्या कहा गया है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ अ गिवन फोटोइलेक्ट्रॉन डिवाइस डिपेंड्स ऑन, किन बात पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली दो बातों पे, वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में जैसा कि महाराष्ट्र सिटी एग्जामिनेशन में 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, तो हमें यहां पर ये खुद ही इंटरप्रेट करने की जरूरत थी कि वहां पर वर्क फंक्शन कांस्टेंट माना गया होगा। या जब एक्सटर्नल या कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो सिंगल एक्सपेरिमेंट के लिए मेटल सरफेस के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है, इसलिए यहां पर फ्रीक्वेंसी आंसर आया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल के आगे कुछ कंसेप्ट्स को, आगे के क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ 3 से 4 मिनट के कंसेप्ट क्लैरिटी में आपके लिए बोर्ड पर फिलहाल बता रहा हूं, जो आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद देगी। तो आइए बोर्ड पे चलिए और सीखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। देखिए रफ आइडिया एक्सपेरिमेंटल सेटअप का, यहां पर फोटोसेंसिटिव मटेरियल इलेक्ट्रोड, इसके एक पर्टिकुलर पार्ट पर मेटल प्लेट ली गई जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल है। मान लीजिए मैं सीजियम लेता हूं, यहां पर विंडो ओपन की गई, क्वार्ट्ज विंडो, जिसकी मदद से फोटॉन्स इंसिडेंट करवाए जा रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए वोल्टमीटर, करंट मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया, बराबर है V, RH मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस और K मतलब की। देखिए इस केस में पिछले केस से उल्टा डिस्कशन यहां पर किया गया है। यहां पर A का कनेक्शन पॉजिटिव से और B का कनेक्शन नेगेटिव से किया गया है। आप हम जानते हैं कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है, जब भी क्या मेंटेन किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का काम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करना होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। यहां समझाने के लिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए क्वार्ट्ज विंडो में से फोटोन आए,
फोटोन जब मेटल सरफेस पर टकराएंगे तो मेटल सरफेस पर टकराने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होने की प्रोसेस होना शुरू होगी, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो आप और हम जानते हैं ए से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यहां से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज पार्टिकल होता है स्टूडेंट्स? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो फोर्स को लिखा जाता है Q मल्टीप्लाई बाय E। तो यहां चार्ज इलेक्ट्रॉन का E और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस I है, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास में E कैपिटल E माइनस I बराबर। तो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन A से B है, A से B हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन देखो, माइनस I मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा एक बात और समझना, इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरफ थी, फोर्स इस तरफ है बराबर है लगने वाला। तो वेलोसिटी और फोर्स जब भी ऑपोजिट होते हैं बराबर है, जाना इस तरफ है और रिटार्डिंग फोर्स है, तो जो वेलोसिटी को डिक्रीज करे या वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी फोर्स लगता है तो उसे रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। तो ये रिटार्डिंग फोर्स इलेक्ट्रॉन की क्या कम करता जाएगा? स्पीड कम करता जाएगा। एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिस पर उतनी फील्ड डेवलप होगी जिस फील्ड के कारण इतना फोर्स लगेगा कि रिटार्डिंग फोर्स इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देगा। यहां से इमिट होने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन को वो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है उस इलेक्ट्रॉन को अगर इसने स्टॉप कर दिया तो उस पोटेंशियल को हम कौन सा पोटेंशियल कहते हैं? हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो यहां देखिए फोटोन फाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हमें रोकना कौन से इलेक्ट्रॉन को हो? हमें रोकना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को, जिसे आप E माइनस फाइव लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को रोकने वाली बात जो है, मैं अभी इससे पहले भी क्लास में बता चुका हूं, बोर्ड पे भी डिस्कशन हुआ था, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस से, mv स्क्वायर इक्वल टू mu स्क्वायर प्लस ट्वाइस MAS डिवाइड बाय 2 आप जब करते हैं तो ये आ जाता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, आ जाता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क। मान लो शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट पर है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बराबर है। तो वर्क डन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप वर्क डन लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने सीखी है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, या हम इसे कह सकते हैं E मल्टीप्लाई बाय V। तो आप इसे लिख सकते हैं E मल्टीप्लाई बाय V इक्वल टू E माइनस फाइव। ठीक है, तो V कौन सा पोटेंशियल कहलाता है? तो V स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल h न्यू माइनस फाइव, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई h अपॉन E, फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव बाई E। तो देखो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल किन दो बातों पर डिपेंड करता है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड एज वेल एज डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वर्क फंक्शन, इन दोनों बातों पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, तीसरे किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। भाई एक फोटोन आएगा तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही होगा, 10 आएंगे तो भी वही होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में फ्रीक्वेंसी आया है, इंटेंसिटी कहीं नहीं आया है, वर्क फंक्शन आया है, इंटेंसिटी कहीं नहीं आया है। तो आप इंटेंसिटी कम करो बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला, वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये ग्राफ ये भी ऑब्जर्व करिए आप, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ आप प्लॉट करने जाएंगे तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ Vs h अपॉन E न्यू माइनस फाइव बाई E से ऐसा लिखा जा सकता है, y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बराबर है। ये रहा आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये रहा फ्रीक्वेंसी और c इंटरसेप्ट, यहां से आपके पास में इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ये 5 बाई E की वैल्यू आई, ये m इक्वल टू टेन थीटा आया और टेन थीटा की वैल्यू को h बाई E लिखा गया। देखिए फ्रीक्वेंसी को और क्या लिखा जाता है, h बाई E, c बाई लैम्डा इस फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है बराबर है। तो 5 बाई E, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को hc बाई E 1 अपॉन लैम्डा माइनस 5 बाई E। तो आप चाहें तो y इक्वल टू mx प्लस c में आप चेक कर सकते हैं, m मतलब स्लोप और x एक्सेस पे 1 अपॉन लैम्डा। तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ का ग्राफ भी बना सकते हैं। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ का ग्राफ कैसा बनने वाला है। फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वेवलेंथ, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दिस इज वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा। ये ग्राफ बना ऐसा, m इक्वल टू टेन थीटा मतलब स्लोप, स्लोप की वैल्यू hc बाई E आपके पास में, और hc बाई E और ये वैल्यू जो आती है वो आपके पास में 5 बाई E वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है ना। तो यहां से हम बहुत सारे कंपैरिजन करेंगे और लैम्डा के टर्म में कंपैरिजन हो चुका है। अभी एक और बात देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी दैट इज EVS
एच सी माइनस या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो आप वीएस को क्या लिख रहे थे, एच बाई ई लिख रहे थे, न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। अब देखो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, एच सी अपॉन ई लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट इंटू ई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को एच सी बाई ई इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को एच और सी के टर्म में भी निकाला जा सकता है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को कई बार एक्सप्रेस किया जाता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट। काइनेटिक एनर्जी एच सी 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। लेकिन ये एक्सप्रेशन वैलिड तब होता है जब आंसर जूल में निकालना हो। जूल में निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो एच इंटू सी का प्रोडक्ट 12400 लिखना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा 12400। लैम्डा किस में लेने की जरूरत है, एमस्ट्रॉन्ग में। लैम्डा नॉट किस में लेने की जरूरत है, तो एमस्ट्रॉन्ग में। तो ये आंसर आपके पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकलने वाला है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालनी तो यहां से निकाल सकते हैं। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें रिवाइज करते हैं और आगे सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप ये जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों से, मतलब ये जो बताया गया है इसे जरूर पढ़ें। ये वाली बात आप जानते भी होंगे तो एक बार जरूर पढ़ें। सब पॉइंट्स आपको रीड करने हैं, आप ही के लिए बताए गए हैं ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर जाएं। ये वाला पॉइंट भी आपको पढ़ लेना है। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बता चुका हूं, उसमें बताया था। ये वाला पॉइंट भी मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में क्या क्या बातें हुई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द नेचर ऑफ द कैथोड मटेरियल। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर वायलेट इज ग्रेटर फॉर द रेड लाइट। अब यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के न्यूमेरिकल इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर भी डिस्कस किया। पावर ऑफ इल्यूमिनेशन पे डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वेशन लिखा था, उसी को प्लॉट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ मिलने वाला है आपको। अब इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ जो मैं पहले भी शुरुआत में बता चुका हूं, जब इसी लेक्चर के प्रीवियस सेगमेंट में। ये बात मैं आप लोगों से बोर्ड पे चल के जरूर डिस्कस करूंगा कि ये इंटेंसिटी का किस तरह से कंसर्न है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं करूंगा, सबसे आखिरी में करने वाला हूं मैं बाद में। ये यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, सेम ये डिस्कशन भी हम कर सकते हैं जो उसी इक्वेशन पे बेस्ड था, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से। मैं ये थ्योरी लेक्चर्स में बता चुका हूं, लेकिन जाते जाते एंडिंग करते करते इस लेक्चर में बात मैं वापस से रिवाइज करा दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट कर्व है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ग्राफ आपने और हमने भी ये देखा। फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर डिफरेंट फोटो करंट्स और इंसिडेंट इंटेंसिटीज वेरीज एज शोन इन द फिगर। इंटेंसिटी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए बराबर है, सेम फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग इंटेंसिटी पर काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन है वो इस तरह से बताया जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है जिसे आपको लर्न करना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, क्योंकि रिवीजन करते समय इतना सफिशिएंट है। काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल याद करो। काइनेटिक एनर्जी ईवीएस वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ग्राफ y इक्वल टू mx इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। और अभी मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, अल्टीमेटली स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। तो भाई इंटेंसिटी में कोई भी बदलाव लाओ आप, इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दो इस रास्ते पे बराबर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो उस पर डिपेंडेंसी है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये क्या दिखा हुआ है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ गिवन फोटो डिवाइस डिपेंड्स ऑन, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन पे। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होता तो आप दोनों टेक करते, और यहां पर मल्टीपल चॉइस नहीं है तो हमें मानना होगा कि यहां पर एक क्वेश्चन में किसी एक ही एक्सपेरिमेंट में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर यहां पर फ्रीक्वेंसी आंसर बराबर होगा। देखो ध्यान से यहां पर क्या कहा गया, व्हेन टेंपरेचर ऑफ मेटल इंक्रीजेस, तो टेंपरेचर ऑफ मेटल इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डिक्रीजेस, ऑल द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द एटम, एटम्स आर आयोनाइज्ड। भाई टेंपरेचर बढ़ाने से एनर्जी वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाते हैं बराबर है, उनको एनर्जी मिलना शुरू होती है, और एनर्जी मिलना शुरू होती है मतलब उनके मोशन में, या टेंपरेचर ऑफ मेटल इंक्रीजेस, तो मोशन जब इलेक्ट्रॉन्स करना शुरू कर देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या बोला गया, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक डायोड is 9 volts, ठीक है। what is its velocity, the stopping potential of photoelectric diode is 9 volt, E by m की वैल्यू दे रखी है, तो आपको स्टॉपिंग वेलोसिटी के बारे में जानकारी देना है कि किस तरह से इसकी वेलोसिटी निकाली जाएगी। तो आइए बोर्ड पर देखिए किस तरह से आंसर। देखिए स्टूडेंट, यहां पर काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी ईवीएस स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए काइनेटिक एनर्जी ईवीएस y इक्वल टू mx ग्राफ भी प्लॉट किया जाए तो मैंने अभी डिस्कस किया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्ट्रेट लाइन था। अब आइए इस पे हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर ईवीएस वी मैक्सिमम ट्वाइस ईवीएस अपॉन एम, यहाँ ई बाय एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.8 10 टू द पावर 11, स्टॉपिंग पोटेंशियल 9 है, 9 टू जा 18, 18 इंटू 1.8, 1.8 में एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 10, 18 का स्क्वायर 18 बाहर आ गया, 10 की पावर 10 रूट से बाहर आएगा 5 आएगा, 5 आएगा तो 1.8 के टर्म में 10 टू द पावर 4 लिखा जा सकता है, जो कि हमारा आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट क्वेश्चन 2012 में आए हुए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी n1 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल v1 है, लाइट को रिप्लेस कर दिया गया, फ्रीक्वेंसी n2 बराबर, फ्रीक्वेंसी पहले n1 इंसिडेंट हो रही थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v1 था, n2 इंसिडेंट की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, बराबर है। तो यहां पर एक बात देखो बेटा, मेटल लिया फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया, सेम मेटल पे अदर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया, मेटल नहीं बदला, और मेटल नहीं बदला मतलब वर्क फंक्शन नहीं बदला, और वर्क फंक्शन नहीं मतलब हम वर्क फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए बोर्ड पर और देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पहले मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन मैंने 5 मान लिया, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की मतलब एनर्जी इवन इंसिडेंट की, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, और काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है EVS1 जो अभी हमने डिस्कस किया, तो EVS1 इक्वल टू hν1 माइनस 5, EVS1 इक्वल टू hν1 माइनस 5, तो यहां से VS1 आ चुका है, और अगर फाई निकालना चाहो तो h अपॉन E n1 माइनस VS1 आता है। Now n2 is incident, still the work function does not depends on the frequency, तो फाई तो फाई रहने वाला है, एनर्जी E2 क्योंकि n2 फ्रीक्वेंसी है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड, तो EVS2 इक्वल टू E2 माइनस फाई लिखा जा सकता है, तो यहां पर आप VS2 क्या लिख सकते हैं, h बाई ई n2 माइनस फाई, तो h बाई ई n2 माइनस फाई, फाई की वैल्यू कितनी लिखी जाए, तो फाई h अपॉन ई n1 माइनस VS1, h अपॉन ई n1 माइनस VS1, माइनस माइनस प्लस बराबर है, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो VS1 पहले लिख दिया मैंने, नाउ h बाई ई n2 माइनस h बाई ई n1, तो h बाई ई दोनों में से कॉमन निकल गया, तो देखो n2 माइनस n1, इस तरह से हमारा आंसर डी ऑप्शन वहां पर करेक्ट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, 3v0 बताया गया है। अब सेम मटेरियल सेम सरफेस, वापस देखो हिंट क्या है, जब सेम सरफेस बोला इसका मतलब फाई चेंज नहीं हो रहा है, इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू v0 हो जाती है। तो आपको बताना है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, अच्छा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला इसका मतलब फाई निकाल लो, और फाई को लिख दो बाद में h न्यू मतलब hc बाय लैम्डा नॉट, उससे सॉल्व करेंगे हम। तो आइए बोर्ड पे सीखिए किस तरह से। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या है, मान लीजिए मैंने मेटल का वर्क फंक्शन माना फाई, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से इंसिडेंट एनर्जी दो जगह पे यूटिलाइज होती है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिखा EVS इंसिडेंट एनर्जी माइनस फाई। अब देखो शुरुआत में इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v0 है, तो मैंने E रहने दिया, EVS को 3v0 लिख दिया, hc बाय लैम्डा माइनस फाई आपके पास में अवेलेबल है। नाउ 3ev0 hc बाय लैम्डा माइनस फाई, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, बराबर है। अब क्या इंसिडेंट वेवलेंथ को डबल कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 है, तो हमने क्या कर दिया, वापस से इस इक्वेशन को लिखा, देखो EVS EI माइनस फाई, EVS EI माइनस फाई, EV0 hc बाय लैम्डा के प्लेस पे 2 लैम्डा माइनस फाई। अब देखो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, मतलब तो फर्स्ट इक्वेशन है 3v0 3ev0 डिवाइड बाय ev0, अब ये हो जाता है आपके पास में कितना, hc बाय लैम्डा माइनस फाई, और ये हो जाता है hc बाय 2 लैम्डा माइनस फाई। अब इससे क्या फर्क पड़ा, EV0 कैंसिल हो गया, बराबर, और इधर से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस तरह सॉल्व करने पर आंसर देखो क्या हुआ, 3hc बाय 2 लैम्डा माइनस फाई, तो 3hc बाय 2 लैम्डा 3hc बाय 2 लैम्डा माइनस 3 फाई hc बाय लैम्डा माइनस फाई। अब माइनस 3 फाई को उधर ले चले गए, प्लस फाई हो गया, hc बाय लैम्डा को उधर लाए, माइनस 3 hc बाय लैम्डा हो गया। सॉल्व किया तो hc बाय लैम्डा 2 लैम्डा और 2 फाई निकलता है, तो फाई को 2 को नीचे बजा तो hc बाय 4 लैम्डा आता है। अच्छा फाई क्या है, तो फाई है वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है वर्क फंक्शन को आप लिख सकते हैं h न्यू मिनिमम, या फाई को लिख सकते हैं आप hc बाय लैम्डा नॉट मतलब मैक्सिमम। तो यहां पर आपने hc बाय लैम्डा नॉट लिखा, hc कैंसिल हो गया, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू 4 लैम्डा आती है, जो उस क्वेश्चन का डी आंसर था। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल, इंसिडेंट वेवलेंथ इज डिक्रीज so that the emitted photoelectrons are moving with the same velocity, then the stopping potential will
तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। और आप पूछेंगे ऐसा क्यों होगी, तो चलिए बोर्ड पर देखिए कैसे होगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम जानते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से E इक्वल टू होता है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और आप ये भी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस 5 लिखा जाता है, और काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है E इंटू VS, हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर। नाउ hc बाय लैम्डा माइनस 5। अब देखो लैम्डा को अगर आपने कम किया तो लैम्डा को कम करने से hc बाय लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब ये वैल्यू पहले से बढ़ जाएगी। अगर ये आंसर इंक्रीज होगा इधर वाला राइट हैंड का, तो राइट हैंड का आंसर इंक्रीज होगा तो LHS वाला जो पार्ट है इसे भी इंक्रीज होना पड़ेगा इक्वालिटी के हिसाब से देखा जाए। तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू जो है मैक्सिमम वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अगर भाई ये इंक्रीज हुआ तो इसे भी बढ़ना होगा इक्वालिटी के एस्पेक्ट से, इसलिए यहां पर हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। यहां पर क्या बोला गया, लाइट ऑफ वेवलेंथ इज इंसिडेंट, लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, तो तब स्टॉपिंग पोटेंशियल V है। जब लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्डा, मतलब उसकी वेवलेंथ को ट्रिपल कर दिया जाता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू V/6 हो जाती है। तो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है या कट ऑफ वेवलेंथ निकालनी है। एक बार फिर आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बोर्ड की तरफ और देखिए किस तरह से होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सेम मटेरियल बोला है, मतलब वर्क फंक्शन सेम है। शुरुआत में इंसिडेंट किया लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V, और 3 लैम्डा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V/6। तो E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, EVS इक्वल टू E माइनस 5, hc बाय लैम्डा माइनस 5 EV आ गया आपके पास में। नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल EVS2, सेकंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंसिडेंट वेवलेंथ सेकंड माइनस 5। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू V/6 लिख दी, hc बाय 3 लैम्डा माइनस 5 लिख दिया। अब फर्स्ट और सेकंड को जब हम डिवाइड करते हैं तो देखो EV डिवाइड बाय EV/6 आ जाता है, EV बाय 1 डिवाइड बाय EV/6। नाउ hc बाय लैम्डा माइनस 5, hc बाय 3hc बाय लैम्डा, hc बाय 3 लैम्डा माइनस 5, EV कैंसिल 6 बाय 1 आता है, hc बाय लैम्डा माइनस 5, hc बाय 3 लैम्डा माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 hc बाय 3 लैम्डा माइनस 5, hc बाय लैम्डा माइनस 5 आता है। नाउ 6 hc अपॉन 3 लैम्डा माइनस 6 पाई hc अपॉन लैम्डा माइनस 5। अच्छा, माइनस 6 पाई उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, और 6 hc बाय 3 लैम्डा, तो ये हो जाता है 2 hc बाय लैम्डा, बराबर है 2 hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा, तो hc बाय लैम्डा आता है। hc बाय लैम्डा इक्वल टू 5 पाई। अच्छा, 5 क्या है, तो 5 वर्क फंक्शन है, जैसे कहते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस, और 5 को रिप्रेजेंट किया जाता है hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब कट ऑफ वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। नाउ इस तरह से 5 लैम्डा हमारा आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। वेलकम स्टूडेंट्स, यहां पर 2018 में आए हुए 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो 2018 में क्वेश्चन क्या बोला गया, इन फोटो सेल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज बाय कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में आप और हम जानते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन एज h न्यू माइनस 5, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज h अपॉन E न्यू माइनस 5 बाय E। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सारे फैक्टर को छोड़कर केवल 2 बातों पर डिपेंड पड़ता है, एक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन। तो भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे बराबर, तो फैक्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, तो देखो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर ये फैक्टर कांस्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, देखो बढ़ेगी। तो यहां पर इंक्रीजेस में आंसर है, कौन सा आंसर देखो, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, इंक्रीजेस, ठीक है। अब क्या बोला गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, देखो एक ही इक्वेशन पर बेस्ड, y इक्वल टू mx प्लस c, और स्टॉपिंग पोटेंशियल y एक्सेस पे स्लोप आ गया h बाई x एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी, और इंटरसेप्ट है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट और स्लोप लेस देन 90, तो m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी, तो tan थीटा की वैल्यू h बाई। तो ये जो ग्राफ है इनमें सबसे बेहतर ग्राफ ये रिप्रेजेंट होता है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।